देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 11 की मैथ शुरू कर रहे हैं और पहले चैप्टर से ही शुरुआत कर रहे हैं। पहले चैप्टर से शुरू होकर लास्ट चैप्टर तक इस यूट्यूब में आपको कक्षा 11 हो 10 12 सभी की कंप्लीट कोर्स मिलेगा। लेकिन कक्षा 11 का जो हमने पहले चैप्टर से शुरू किया है, कक्षा 12 और कक्षा 10 का जो है वो पहले चैप्टर से इस वजह से नहीं शुरू किया है क्योंकि कुछ चैप्टर हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वहां पर हो गए हैं, तो इसलिए आपको भी लेकिन कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जब जहां से पढ़ा रहे हैं 12 और 10 में, तो उसके आगे फिर शुरुआत से बताएंगे हम। इन कक्षा 11 का जो होगा वो पहले ही चैप्टर से शुरुआत होगी। एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि पहला कक्षा 11 का वीडियो है, आज हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, 10-15 मिनट का वीडियो होगा। पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, उसको आपको कमेंट के द्वारा बताना है, जिससे हम और आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। पहला चैप्टर है सेट समुच्चय। उसकी प्रश्नावली बताने के पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है समुच्चय, तो आपको समुच्चय की परिभाषा पता होना चाहिए। तो देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के, कोई तुमसे पूछ ले समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, ऐसे नहीं कि वस्तुओं के समूह को समुच्चय कह दें, वस्तुओं के सुपरिभाषित। एक शब्द आया सुपरिभाषित, इसका मतलब समझ लीजिए, और पहला सवाल आप ऐसे ही कर लेंगे। सुपरिभाषित का मतलब यह होता है कि कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर सभी लोग समान दें, तो उसे कहते हैं सुपरिभाषित। और भिन्न भिन्न लोग यानी अलग अलग लोग के लिए वो अलग अलग, उनकी दृष्टिकोण से उत्तर अलग अलग हो जाए, तो वो सुपरिभाषित नहीं है। और सुपरिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको नोट कर लेना है। समुच्चय के अवयव हमेशा मंझले कोष्ठ के अंदर लिखे जाते हैं। मंझले कोष्ठ में आप नहीं लिख रहे हैं, गलत है 100%, ये आप मान लीजिए। यानी समुच्चय के अवयवों को हमेशा मंझले कोष्ठ के अंदर ही कामा लगा लगा लिखना है। जो समुच्चय के अवयव होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में है तो ABC जो है, तो जो अवयव होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, लेकिन समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है। और कुछ पॉइंट हम यहां पर नोट कर रहे हैं जो कक्षा 11 और 12 में लिखे मिलेंगे। कहीं पर लिखा होगा X बिलोंग्स टू I, तो तुम्हें समझना है कि I क्या है। कहीं पर लिखा होगा X बिलोंग्स टू R, तो इसी चैप्टर से आता है कक्षा 11 की, क्या है वहां बताया नहीं जाएगा तुम्हें क्या है। कहीं कहीं पर लिखा होगा X बिलोंग्स टू Z, तो पहले आपको परिभाषा लिख लेनी है ये, और जो नोट बताया उसको ध्यान दीजिए। फिर हम लिखे दे रहे हैं कि क्या लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होता है। समुच्चय की परिभाषा हमने बताई, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो हमेशा मंझले कोष्ठ के अंदर, और समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर में निरूपित किया जाता है। जैसे कि ये A बराबर होगा मान लो, या Z बराबर होगा, ये समुच्चय है ये, इसके अवयव स्मॉल लेटर में है। लेकिन देखिए, अब कुछ समुच्चय अगर लिखे हुए हैं तो उनका अर्थ हमेशा केवल इसी चैप्टर में नहीं, पूरी गणित में लिखा मिलेगा बिलोंग्स टू या Y बिलोंग्स टू Q, तो उसका मतलब क्या है। अगर देखिए लिखा हो आपका प्राकृतिक संख्या, तो देखिए रियल, सबसे पहले तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। रियल नंबर माने होता है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कैपिटल आर लिखा है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और आपका लिखा हुआ है अगर
आर प्लस, तो समझ लीजिए यहां पर लिख लो, हम बता दे रहे हैं, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर लिखा है आर माइनस, तो इसका मतलब होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं धन भी होती हैं, ऋण भी होती हैं, रूट के अंदर अगर माइनस में है, रूट के अंदर माइनस में है, तो वो वास्तविक संख्याएं नहीं है। बाकी सभी धनात्मक, शून्य सहित सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। रूट वास्तविक संख्या कौन सी संख्या नहीं होगी, सिर्फ रूट के अंदर लिखा हो -17, रूट के अंदर माइनस में हो तो वास्तविक संख्या नहीं है। यन का मतलब क्या होता है, कैपिटल यन लिखा होगा तो इसको नोट कर लेना है आपको। इसके बाद हम बताते हैं यन का मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल यन से प्रदर्शित किया जाता है। कहीं पर x बिलोंग्स टू कैपिटल यन लिखा मिल जाए तो आपको समझना है, प्रश्न नहीं बताएगा कि यन का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये सभी पॉइंट नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, अगर z लिखा है, z लिखा है या i लिखा है कैपिटल, तो इसका मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय दोनों का मतलब होता है, z का मतलब भी और i का मतलब भी होता है पूर्णांकों का समुच्चय। z प्लस और i प्लस का मतलब होगा धन पूर्णांकों का समुच्चय। लिख लीजिए, z प्लस बराबर धन पूर्णांकों का समुच्चय और i प्लस बराबर धन पूर्णांकों का समुच्चय। फिर इसके बाद z माइनस और i माइनस दोनों के बराबर लिख लीजिए ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है ये, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। इसमें हमने क्यों नहीं लिखा n प्लस n माइनस, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी धनात्मक होती हैं, एक से प्लस इन्फिनाइट तक की ओर जाते हैं तो वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपको हमने n बताया, सबसे पहले r बताया था, फिर n बताया, z बताया, i बताया, q। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, परिमेय संख्याएं आपकी धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो Q प्लस लिखा हो तो धन परिमेय संख्याएं, Q माइनस लिखा हो तो ऋण परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आपको ये आपको सभी चीजें नोट कर लेनी है, क्योंकि ये कक्षा 11 में ही नहीं, इंटर तक में लिखा मिलेगा। x बिलोंग्स टू z लिखा मिलेगा, तुरंत समझ जाओ पूर्णांकों का समुच्चय है। x बिलोंग्स टू कैपिटल Q लिखा मिलेगा तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और हमने कहा था कि समुच्चय को कैपिटल लेटर से और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से मंझले कोष्ठ में लिखा जाता है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में आते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा बताया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का हमने तुम्हें सीधे सीधे अर्थ बता दिया कि जिसका सभी मतलब कई भिन्न लोग इकट्ठे कर लिए जाएं और सबसे पूछा जाए तो उसका उत्तर सेम ही दें, तो उसे कहते हैं सुपरिभाषित। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, जे अक्षर से आपका जनवरी प्रारंभ होता है, जून प्रारंभ होता है और जुलाई प्रारंभ होता है। ठीक, और ये हमेशा हमने कहा था समुच्चय के अवयव मंझले कोष्ठ में लिखे जाएंगे। तो बताइए सब यही उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो ये सुपरिभाषित है। देखिए, जो सुपरिभाषित नहीं होगा उस पर हम क्रॉस का चिन्ह बना देंगे, जो सुपरिभाषित है उसमें सही का चिन्ह बना देंगे। ये सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। अब देखिए, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये देखिए सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि आप से पूछे तो आपके हिसाब से प्रतिभाशाली लेखक दूसरे हो सकते हैं, दूसरे से हम पूछें तो हो सकता है और उसके लिए प्रतिभाशाली लेखक दूसरे हों। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं? यानी सभी लोग वही उत्तर नहीं देंगे, कुछ ना कुछ बदलाव कर देंगे, अपने सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित नहीं है अतः समुच्चय नहीं है। अगला कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी सुपरिभाषित नहीं है। देखिए क्यों? किसी के लिए देखिए सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ है तो किसी के लिए सहवाग, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ है तो कोई कोई आपको यह आंसर देगा कि सहवाग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है
क्योंकि वो शतक के चाहे जितने नजदीक हो, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमें 100 मतलब जरूर पहुंच ही जाना। अगर उसे मान लो छक्का मारना है तो छक्का मार देगा। जबकि सचिन तेंदुलकर अगर शतक के पास होगा तो कहेगा बहुत धीरे धीरे खेलते थे, वो अपने लिए खेलते थे, देश के लिए नहीं खेलते थे। तो तुम किसी का दृष्टिकोण नहीं बदल सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबका उत्तर इसके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों की सोच भिन्न भिन्न होगी। किसी के लिए मान लो वो कह देगा कि रिकी पॉन्टिंग सब सर्वश्रेष्ठ था, मतलब अपना अपना दृष्टिकोण होगा, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है, तो समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। तो आपकी कक्षा में जितने बालक होंगे 20, 25, 30, वो सबको पता होंगे आपके, जिससे पूछा जाएगा वहां पर, तो सब लोग 30 उत्तर देंगे, 30 होंगे, 25 होंगे, 25 उत्तर देंगे, यानी सभी का उत्तर समान होगा। तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 100 से कम कह रहा है, तो 1, 2, 3 डॉट डॉट 99, सभी लोग यही उत्तर देंगे इसका, सभी लोग इसका यही उत्तर देंगे। तो ये सुपरिभाषित है। ये कैसा है? सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या है? समुच्चय। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उसने ये नहीं कहा है कि लेखक प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, क्योंकि फिर तुम्हारे हिसाब से हो सकता है दूसरे हो जाते, दूसरे के हिसाब से दूसरे। उसने कहा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद, जैसे कि लेखक प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, गबन, इस तरीके से कई उपन्यास हैं, लेकिन उनकी संख्या लिमिट में होगी, एक लिमिटेड होगी। मान लो हमें नहीं पता पूरे, तुम्हें नहीं पूरे पता, लेकिन एक लिमिट में होगी। तो यानी ये कैसा है? सुपरिभाषित है, मतलब 10, 20, 25 जितने उन्होंने उपन्यास लिखे होंगे वो एक निश्चित संख्या में होंगे, और जिसको जानकारी है तो बता देगा कि उन्होंने 10 उपन्यास लिखे, 10 का नाम लिख देगा। जैसे कि हमने 2 उपन्यास के नाम बताए आपको। तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या है? समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। किसी से पूछोगे सभी समपूर्णांक, तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट यही बताएगा। सब लोग यही बताएंगे कि अलग अलग बदल देंगे? बताएंगे यही ना। तो ये सुपरिभाषित है। कैसा है ये? सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। आगे कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो प्रश्नावली आप पढ़ रहे हैं या जो आप अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्नों की संख्या निश्चित होगी ना। अब उसी बुक से पढ़ रहे हैं, उसी से पढ़ रहे हैं, तो सब लोग इसका उत्तर सेम देंगे कि नहीं देंगे? आप सोच के बताइए। सेम देंगे कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है उसमें कितने प्रश्न हैं, सभी लोग सेम देंगे। तो ये सुपरिभाषित है, तो समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसमें सभी का उत्तर भिन्न भिन्न होगा। ठीक, कोई चाहे 4-5 नाम लेगा, तो चाहे 1 या 2 नाम बदले, लेकिन अपने हिसाब से बदल देगा। किसी किसी के जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी ही जानकारी है, तो हो सकता है कुत्ता को ही खतरनाक बता दे। इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। हमने कहा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो देखिए, संग्रह तो सब है, लेकिन जो सुपरिभाषित होगा वही समुच्चय होगा। आपको कमेंट के द्वारा अधिक से अधिक बताना है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट देंगे। कमेंट के द्वारा बताना है कि एक एक चीज क्लियर समझ में आई है कि नहीं, और आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि नहीं। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे उनका भी भला हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कॉलेज में भी पढ़ते हैं और यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर मिलेंगे, तो कितनी चीजें कंप्लीट आपको, बहुत सारे टीचर तो आपको जिस तरीके से गाइड में होगा हाँ या ना में, वहां से काम, जब तक आपको क्लियर ना पता हो तब तक पढ़ने में मतलब आती है चीज, उतने टाइम आ जाएगी फिर चली जाएगी, जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे। जैसे कि हमने ये चीजें नोट कराई हैं, ये आपको कक्षा 11 में तो काम करेंगे ही, 12 में ही इनका बहुत उपयोग है। इसलिए इनको तो हर हालत में तैयार ही कर लेना है कक्षा 12 के लिए। इसके आगे अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।